नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात इस वक्त चल रही है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। दोनों देशों के आपसी संबंधों पर बात हुई। आपके प्रयासों का स्वागत करता हूं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। 2014-2016 में विस्तार से बात करने का मौका मिला। भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मां भारत से थी, ये बाइडेन ने कहा। उपराष्ट्रपति की मां जानी मानी वैज्ञानिक थी। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का आभारी हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आपका विजन दुनिया को नई दिशा देने वाला है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ चलेंगे। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बैठक के दौरान बातें कही गई। तो दोनों देशों के प्रमुखों के बीच ये अहम मुलाकात, ऐतिहासिक मुलाकात, जिसमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा और विश्वास दिखाई दिया है। दोनों नेताओं ने जिस तरीके से अपनी अपनी बातें कही हैं, उससे आगे भविष्य में आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच तालमेल और गहरे होने की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपका विजन दुनिया को नई दिशा देने वाला है। जो बाइडेन से उन्होंने बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन का आभारी हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बाइडेन का आभारी हूं। तो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति की मां जानी मानी वैज्ञानिक थी। इस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आए। एक दूसरे से बातचीत में यह लग रहा था कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होंगे और वो अच्छे होंगे। दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त में रिश्ते कैसे होंगे वो इस बैठक और इस बातचीत के जरिए भी अनुमान लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने बड़ा डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है। कागजात में लेकर के भी आया हूं। हो सकता है शायद इसमें तो कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Yes. 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल
ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच चल रही ये मुलाकात खत्म हुई है और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच मुलाकात खत्म हुई। लगभग 1 घंटे तक बातचीत का ये दौर चला जिसमें बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि मुझे विश्वास है कि अमेरिका भारत संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि 2006 में मैं जब उपराष्ट्रपति था, मैंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देशों में होंगे। ये जो बाइडेन ने कहा। इसके आगे जो बाइडेन ने इस मुलाकात के दौरान और क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने अपने मुंबई दौरे को याद किया, उस वक्त के अपने मुंबई दौरे को, और उन्होंने कहा कि अमेरिका का, मैं तब उपराष्ट्रपति था जब मैं मुंबई गया था, उन्होंने कहा कि मुंबई में मेरे रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि उनका खत मिलता रहता है, वो भी बाइडेन है, उनका सरनेम ही बाइडेन है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी। सौहार्दपूर्ण स्थिति में, हालात में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्हाइट हाउस आकर खुश हूं, दोनों देशों के लोकतंत्र और परंपराएं दुनिया के लिए मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन का विजन हमारे लिए प्रेरक है। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका में 40 लाख भारतीय रहते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकात के बाद की ये तस्वीर है। मुलाकात अभी कुछ ही सेकंड पहले खत्म हुई है और इसके बाद की ये तस्वीर जिसमें दोनों नेता यहां से निकलते हुए, ओवल हाउस में ये मुलाकात हुई है, अब यहां से निकल रहे हैं दोनों ही नेता। क्वाड की मीटिंग होनी है इसके बाद और 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका क्वाड के सदस्य देश हैं और इन देशों के बीच अब हिंद महासागर के साथ साथ कई और मोर्चे पर चारों देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या भविष्य में जो चुनौतियां हो सकती हैं उस पर बातचीत होगी और उसमें अफगानिस्तान का मुद्दा भी शामिल होगा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सविता पटेल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और इसके साथ ही अमेरिका से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मधु भाटिया हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दीपक
कावड़िया राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही हमारे साथ प्रकाश शाह पूर्व राजनयिक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रकाश शाह जी, दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके की बात हुई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरा कहना, मेरे कहने से जो आप मानेंगे तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पर्सनली एक दोस्त बनने वाले हैं या बन गए हैं, और एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं इससे पता चल जाता है कि दोनों को कोई स्ट्रेंजनेस नहीं लगती है। तो उन्होंने बताया है कि ये बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, तो वो मान लेना चाहिए। वो थोड़ी डिप्लोमेसी नहीं है, वो सच बात है। एक जी। दूसरी बात ये है कि अभी क्वाड की 4 नेशन मीटिंग होगी, बायलैटरल मीटिंग होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई है उसकी बातचीत हुई है, वो आएगी उसमें, और आतंकवाद की बात आएगी। तो मिनिमम 3-4 ये जो मेजर बातें हैं वो जरूर आएंगी दोनों की। तो उस बातों में उन लोग बातचीत करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि आतंकवाद वो मानती नहीं है, आतंकवाद आता ही नहीं है, और आतंकवाद के लिए दोनों कमला हैरिस और पीएम मोदी के नीचे दोनों की इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है सर, तो वो ऑलरेडी बात हो गई। ठीक है सर। दीपक जी, आप इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, जिस तरीके से अपने संबंध बाइडेन ने हिंदुस्तान से, मुंबई से जोड़े हैं, पिछली मुलाकातों को, पिछले दौरों को उन्होंने याद किया है। बहुत ही अच्छी मुलाकात है मोदी जी की और बाइडेन साहब की, प्रेसिडेंट बाइडेन की। इट इज मेरे ख्याल से रिमार्केबल अचीवमेंट है मोदी जी के टेन्योर में कि 3 प्रेसिडेंट्स के साथ में उन्होंने जिस तरह से रिलेशंस बनाए हैं, और यूएस प्रेसिडेंट जो वर्ल्ड में आज यूएस सुप्रीम लीडर है और रहेगा फिलहाल, जब जिस तरह से 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो आज वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को खतरा है, और इस डेमोक्रेसी को रिटेन करने के लिए वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ने जिस तरह से हाथ मिलाए हैं, जिस तरह से मोदी जी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने दोनों को एक दूसरे को एड्रेस किया है, बहुत ही रिमार्केबल बात है, बहुत ही बड़ी बात है। टेररिज्म आज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा विषय है। मेरे ख्याल से इन दोनों की मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा आज जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान टेररिज्म और इसके साथ चाइना का जुड़ जाना, ये बहुत ही बड़ा विषय है, और आगे इनकी बातचीत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। और मेरे ख्याल से अमेरिका में जो आज सबसे ज्यादा जरूरत है अमेरिका को अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद में सबसे ज्यादा जरूरत है इंडिया की है, क्योंकि इस एरिया में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है इंडिया के पास में, जो आज अफगानिस्तान में अगर शायद इंडिया को पहले साथ लिया होता अमेरिका ने, तो शायद अमेरिका को इस तरह से वहां से निकलना नहीं पड़ता। पर फिर भी आज अमेरिका ने इंडिया को एक्नॉलेज किया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से अमेरिका में आवभगत किए, ये जिस तरह से उनको सम्मान दिया गया है, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, अच्छी मुलाकात रही, बातचीत अच्छी रही, बॉडी लैंग्वेज अच्छा दिखाई दे रहा था। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। और मेरे साथ इस वक्त सविता पटेल जुड़ी हुई हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, सैन फ्रांसिस्को से। मधु भाटिया जुड़ी हुई हैं, दोनों मेरे पुराने सहयोगी हैं। प्रकाश शाह फॉर्मर डिप्लोमेट मेरे साथ है। दीपक कावड़िया पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं न्यूयॉर्क के, वो मेरे साथ हैं। मंटोज शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट यूएसए से, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मधु, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने तो इतने सारे प्रेसिडेंट्स का हैंडशेक देखा हुआ है, इतने लंबे टाइम से देख रही हैं। आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखाई दी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री क्या कहेंगी उसके बारे में आप?
जी दीपक, ये बात तो सच है कि जब एक ना खटका तो कहीं ना कहीं था कि जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन मिलेंगे तब कैसी केमिस्ट्री रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी इवेंट किया था अमेरिका में, तब उन्होंने खुले तौर पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। तो उस नारे को ध्यान में रखते हुए किस तरह बाइडेन सरकार अब इस बार रिएक्ट करेगी, उस पर कहीं ना कहीं एक अंदेशा तो था ही। लेकिन जिस कंफर्ट के साथ ये लोग मिले हैं, जिस हंसी मजाक के साथ उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग की प्रेस के सामने, उससे साफ हो गया कि दो हेड्स ऑफ स्टेट मिल रहे थे और ये रिश्ता अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब भारत और अमेरिका अलग तरह से नजरिए से मिलते हैं और उनके लिए किसी भी तरह का जो पास्ट है या जो बैकलॉग है वो मैटर नहीं करता है। और ये केमिस्ट्री और ये ईज दोनों देशों के हेड्स के बीच में साफ देखने को मिल रहा था। ठीक है, सीधे मंटोष जी के पास चलता हूं। मंटोष जी, यूनाइटेड स्टेट्स के अखबार क्या कहते हैं भारत के जो बाइडेन के भारत के इनविटेशन के बाद? आपको क्या लगा आज की इस बॉडी लैंग्वेज और केमिस्ट्री को देखकर? अब की बार ट्रंप सरकार, जो मधु ने कहा था, मैं ह्यूस्टन में उस वक्त मौजूद था स्टेडियम के अंदर, एनआरजी स्टेडियम के अंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत की इस वक्त उसे कितनी जरूरत है? हाँ, तो चौरसिया जी, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जियोपॉलिटिक्स, खासकर बड़ी कंट्रीज के जियोपॉलिटिक्स पर्सनल संबंधों से बहुत डिक्टेट नहीं होते हैं। तो ये अलाइनमेंट, इंडिया यूएस का अलाइनमेंट 2012 में ही जब ये न्यूक्लियर ट्रीटी हो गई थी, उसी समय से अलाइनमेंट डिफाइंड हो गया था कि ये दोनों राष्ट्र किस तरह बढ़ेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं मिलन, वही अलाइनमेंट का एक रूप आपको देखने को मिला है। बहरहाल अगर ये पर्सनल रिलेशन वाली चीज देखेगा तो उस हिसाब से तो मोदी जी को भी दुख होगा कि अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया था, लेकिन 14 के इलेक्शन के बाद जब आए थे तो पूरा इस्टेब्लिशमेंट उनके स्वागत में आ गया था। तो पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि हाउडी मोदी या अमेरिका का वीजा न देना, ये सब चीजें बड़े दृष्टिकोण में छोटी होती हैं, बहुत अलाइनमेंट पे महत्व नहीं डालती हैं। तो अगर खास बात ये दोनों में है कि दोनों सामरिक देश एक दूसरे को नेक्स्ट 30-40 इयर्स में एक दूसरे को साथ देख रहे हैं। अभी सामरिक रूप से नहीं, लेकिन ट्रेड वॉर के रूप में अलाइन होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये मीटिंग के थ्रू कि भारत इस अपॉर्चुनिटी पे एम्बार्क करे। और ट्रेड में खास करके जब वेस्टर्न कंट्री ऑलरेडी हर्ट हुई है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, चाइना के सप्लाई मैनेजमेंट क्राइसिस पे, तो एक बहुत बड़ा मौका है कि एक पोर्शन बिजनेस हम लोग भारत में ले आ सकें। तो मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूं इस मीटिंग को। ठीक है, आपने कहा सप्लाई मैनेजमेंट क्राइसिस से, मंटोष जी आपने कहा सप्लाई मैनेजमेंट क्राइसिस से, मैं इसी सवाल को लेकर सविता के पास चलना चाहूंगा। सविता, आपने कहा था कि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी या पर इंडियन डायस्पोरा चाहता है कि एक बिजनेस का स्ट्रॉन्ग रिलेशन बने। क्या आज उसकी फाउंडेशन रख दी गई? क्या जो पुरानी बातचीत चली आ रही थी वो पेपर पर मेटेरियलाइज होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है? जी दीपक, काफ़ी बैक चैनल डिस्कशंस चलते हैं। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में कुछ लीडर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, जिन्होंने इलेक्शंस में भी बाइडेन और कमला हैरिस को सपोर्ट किया था, उनके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड्स जनरेट किए थे। उनमें से एक ने मुझे कहा कि ये एक माना जा रहा है कि ये जो दशक है ये इंडिया के लिए एक गोल्डन डेकेड है, स्पेशली आईटी सेक्टर को लेके, जो एक के बाद एक इंडिया में आईपीओ हो रहे हैं, जोमेटो का या पेटीएम का, वो भी अमेरिका में जो बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो बहुत ध्यान से देख रहा है। एक एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के डायरेक्शन में मूव करने के नाते, दूसरी बात है कि जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो आपके साथ पार्टनरशिप करने चाहते हैं ऐसे पावरफुल नेशंस, चाहे अमेरिका कितना भी पावरफुल रहा हो, वो इंडिया के साथ पार्टनरशिप कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे करना चाहता है। दूसरी बात, इंडिया एक डिफेंस बायर बन जाता है इक्विपमेंट का, अगर उसके पास इकोनॉमिक माइट है। इंडिया को अमेरिका को कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता इंडिया को, इंडिया जाता है एक आर्म्स खरीदने के लिए। 2001 से लेके 2020 तक जीरो डिफेंस ट्रेड होती थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, वो $20 बिलियन हो गई है। इंडिया ने खरीदे हैं इक्विपमेंट वर्थ $20 बिलियन डिफेंस इक्विपमेंट, अमेरिका उसको और डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहता है। तो बहुत सारी लेवल्स पे ये चीजें डिसाइड होती हैं। बाइडेन बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बाइडेन ने सिविल न्यूक्लियर डील को साइन करवाने में, पास करवाने में सेनेट को,
बाइडेन बहुत साल से अमेरिका को जानते हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री उन्होंने देखे हैं। उनको इंडिया की इकोनॉमिक पावर की जो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की, एक आईटी हब की पोटेंशियल जो ऑलरेडी वर्ल्ड देख चुका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और डिफेंस एंड जो आज मोदी जी ने बोला पीपल टू पीपल, वो बन जाती है एक पार्टनरशिप। मैं आपको बता दूं, दीपक कावड़िया बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन है। आज 60,000 पहुंच गया सेंसेक्स, फर्स्ट टाइम एवर 60,000 सेंसेक्स पहुंच गया है। दीपक कावड़िया जी, कितने डॉलर डालने वाले हैं आप? दीपक चौरसिया जी, बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया का सुपर हिट हो गई। इस पेंडेमिक के बाद में आपने देखा है कि मार्केट कैसे रिवाइंड हुआ है। पूरा मार्केट मतलब रिबाउंड हो गया है। आज यूएस भी ऑलमोस्ट ऑन द हाई साइड है और इंडिया भी ऑलमोस्ट ऑन द हाई साइड है। आज ब्लैक रॉक का आपने इंटरव्यू देखा, जब उन्होंने ब्लैक रॉक के सीईओ ने बोला कि हम इंडिया में $40 बिलियन और डालने वाले हैं, 60 बिलियन वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो मार्केट तो इंडिया का भी रिबाउंड होगा, ये बिग टाइम रिबाउंड होगा, और अमेरिका का भी। और नया सबसे बड़ी बात है, जब आगे इंडिया अमेरिका का ट्रेड बढ़ेगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनदर $40 to $50 बिलियन का ट्रेड बढ़ना चाहिए, जो अमेरिका खुद एम्फेसिस देगा इंडिया का ट्रेड बढ़ाने में, क्योंकि अमेरिका को इंडिया की ट्रेड की ज्यादा जरूरत है। चाइना के कंपटीशन में अमेरिका को इंडिया के प्रोडक्ट्स की ज्यादा जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि चाइना के कंपटीशन में, चाइना के अगेंस्ट में एक इंडिया एक सप्लाई साइड में खड़ा हो जाए, ताकि कभी चाइना के आगे अमेरिका को झुकना नहीं पड़े। आज पेंडेमिक के बाद में जब सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हुए थे, उस टाइम पे चाइना के ने अपनी सप्लाई रोक दी थी। उस सप्लाई रोकने के चक्कर में अमेरिका में प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव हो गए थे, और काफी चीजों में ये स्टोर्स में आप ये समझो टिश्यू पेपर तक अवेलेबल नहीं थे, और वो सिचुएशन आ गई थी कि अमेरिका को चाइना पे फुल्ली डिपेंडेंट होना पड़ा, चाहे या ना चाहे। अब उसके बाद में आज अमेरिका ने एक डिसीजन, अमेरिका में इंटरनल डिसीजन होता है कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया को एम्फेसिस देना शुरू किया है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की आज तक हमने देखा नहीं कि पिछले 10 साल में, जो 7-8 साल में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्रिएट हुई है, वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जो इंडिया डायस्पोरा की जो वैल्यू क्रिएट हुई है, जो आज वैल्यू है आज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कभी नहीं देखी गई थी। तो इवन आप ह्यूस्टन में थे, आपने देखा था किस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने, और यही मैंने देखा था, यही मैंने 2014 में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देखा, यही मैंने 2016 में सैप सेंटर में देखा, यही सैप सेंटर जो सैन होजे में है वहां पर देखा। साथ ही साथ यही मैंने ह्यूस्टन के अंदर देखा, जब हाउडी मोदी हुआ था, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रंप वहां पर थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब दो देशों के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनते हैं, मंटोष जी ने बिल्कुल सही कहा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और भारत और पाकिस्तान, अमेरिका की जो वैल्यूज हैं वो शेयर्ड वैल्यूज हैं। दोनों लोकतंत्र हैं, दोनों सिविल राइट्स में बिलीव करते हैं, दोनों के यहाँ बोलने की आज़ादी है, दोनों धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। ऐसे में शेयर्ड वैल्यू के साथ आगे बढ़ना, क्या बढ़ेंगे? और क्या भारत को जो कमिटमेंट किया था अमेरिका ने कि हम आपको चाइना के बराबर ट्रेड में लाकर खड़ा करेंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हुआ, क्या अमेरिका इस कमिटमेंट को निभाएगा? शुरू करेंगे प्रकाश शाह जी से। तो मोजो समिट यानी मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात पर हमारी एक खास कवरेज लगातार जारी है। आपने तस्वीरें देखी कैसे जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। दोनों ने पुराने एनालिसिस जो यहाँ पे बड़े प्रकांड विद्वान कर रहे थे, हमारे कई राजनीतिक दल के साथी कर रहे थे, कई विपक्षी दल के नेता कर रहे थे कि इस मीटिंग में कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन उम्मीद से कुछ बहुत ज़्यादा मिला है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सविता पटेल मौजूद हैं। उम्मीद से बहुत ज़्यादा आदर सत्कार मिला है, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। उम्मीद से ज़्यादा रिस्पांस मिला है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। नए बदले हुए अमेरिकी राजनीतिक परिवेश में, मेरा मतलब ये है, मेरे साथ सविता पटेल जुड़ी हैं यूएस से, मेरे साथ मधु भाटिया झा जुड़ी हैं यूएस से, मेरे साथ प्रकाश शाह साहब जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, मेरे साथ दीपक कावड़िया जी जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ मंटोष शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन प्रकाश शाह साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि सप्लाई चेन डिसरप्शन के बाद अमेरिका और यूरोप के बाकी देशों ने जो सबक सीखा, उसका फायदा भारत को देने में
ये लोग हिचकेंगे तो नहीं, कहीं इनको ये लगे कि नहीं साहब भारत कहीं इतना पावरफुल ना हो जाए, भारत सुपर पावर ना बन जाए, भारत की इकोनॉमी जो है बूम कर रही है और डबल बूम ना करने लगे। खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका कहता कुछ है दुनिया में और करता कुछ है। इस नीति को भी हमने कई बार देखा है। या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन इससे बहुत आगे पहुंच गए? मेरा कहना यह है कि उसमें भारत जो करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भारत को आज मानते हैं लोग कि फ्री वर्ल्ड में बिगेस्ट मार्केट है जो वह भारत में है। सेकंड, फ्री वर्ल्ड में जितना इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट ले रहे हैं उसमें भारत नंबर 1 है। एशिया में एनर्जी इंपोर्टर चाइना के बाद इंडिया है। तो ये सब हमारे को अपनी इकोनॉमी, अपनी इंपोर्ट पॉलिसी ऐसे आगे ले जानी है कि हम लोग बड़े उसमें इम्पोर्टेंट बन जाए। हम जिससे इम्पोर्टेंट बनेंगे इतना उनका विचार हमारे साथ रहेगा, अमेरिका का और यूरोप का। वो बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने में सब लोग अच्छे मतलब होते हमको हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी। पर आपको नहीं लगता कि ठीक है सर, मैं समझ गया, हमको अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ेगी। लेकिन मधु, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 9/11 के बाद मैं जब अमेरिका आया था कवरेज के लिए, तब मैंने महसूस किया था कि टेरर को लेकर अमेरिका के अंदर कितना आतंक था जब उन्होंने 9/11 देखा था। उसके बाद भारत समझाते समझाते हार गया कि पाकिस्तान के साथ आप वॉर ऑन टेरर नहीं लड़ सकते क्योंकि यही तो असली जड़ है। लेकिन अमेरिका नहीं समझा। क्या आपको लगता है आप समझ पाया है? जी दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो समझ अमेरिका को आई है वो पिछले 20 सालों में नहीं आई, क्योंकि अब खुलकर जब तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान के ऊपर और जिस तरह से बयान पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, खासकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने जब खुले तौर पर कहा कि तालिबान ने अपनी जंजीरें तोड़ी हैं, उस तरह के बयानों के बाद अब अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में खुले तौर पर चर्चा हो रही है कि आखिर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ता किस तरह का है। और जैसा भी रिश्ता पिछले 20 सालों में निभ रहा था, उस रिश्ते को अब नए सिरे से देखने की जरूरत है। ये बातें खुले तौर पर अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हो रही हैं और इसी के मद्देनजर इस बार जब भारत और अमेरिका मिलेंगे तो वो एक नए नजरिए से मिल रहे हैं, वो पाकिस्तान के नजरिए से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका की ट्रूप्स अफगानिस्तान में नहीं है। तो जो जरूरत उन्हें पाकिस्तान की पिछले 20 सालों में थी, जिस वजह से वो पाकिस्तान के साथ एक लॉपसाइडेड रिश्ता रख रहे थे, भारत के साथ भी दोनों को एक पलड़े में रख रहे थे, वो अब जरूरत हट चुकी है। अब इसके बाद सिक्योरिटी डायलॉग अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है और इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी बढ़ाने की कितनी जरूरत है ये अमेरिका अच्छे से समझ चुका है। और ये न सिर्फ इस बायलैटरल मीट में बात उठेगी, बल्कि जो उठी होगी और जो अभी क्वाड समिट होगा उसमें भी ये बात बहुत ज्यादा अहम महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं आपकी बात समझा और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं और यही बात मंटोष से पूछता हूं। मंटोष जी, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान से चले जाना अमेरिका का भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है इस रीजन में? कोई मैं कहूंगा तो गलत नहीं कहूंगा, लेकिन क्या ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है? कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। सही बोल रहे हैं आप। तो थोड़ा सा डिफरेंटली मैं इसको सोचता हूँ। ये सडन नहीं हुआ है, अमेरिका सडन फैसला नहीं लिया है कि हमें अफगानिस्तान से तुरंत मूव करना है। ये 2 साल पहले ही दोहा से बैकग्राउंड में बातें चल रही थी, 2 या 3 साल से ट्रंप के एरा से चल रहा था। ताजुब ये था कि बाइडेन कितना जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे इसको, और उतना जल्दी हो गया। यही एक वर्ल्ड के लिए सरप्राइज है। लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में अमेरिका को वहां छोड़ना था और बाइडेन अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल लव को समझ रहे थे। यहाँ का वर्किंग क्लास नहीं चाहता था कि उनके बच्चे जाएं इराक में मरे, अफगानिस्तान में कंटिन्यूसली मरे। एक एंगर था उनके अंदर। तो बाइडेन ने उसी पॉलिटिकल मूवमेंट को फॉलो अप किया। सरप्राइज यूएस के लिए केवल ये था कि इतनी जल्दी तालिबान आके काबुल कैप्चर कर लेगा। ये दैट वाज अनप्लान्ड एंड अनकॉल्ड फॉर
इनके डिजाइन से, सो दैट वाज अ सरप्राइज। रही बात भारत की, तो भारत ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट कर चुका है अफगानिस्तान में, लास्ट 20 ईयर से इन्वेस्टेड था अफगानिस्तान में। तो इट इज अ वरीसम, जो चीज अनफोल्ड हुआ ये वरीसम है। लेकिन मेरे हिसाब से आज भी भारत को यूएस के साथ ही कॉन्फिडेंस में लेके अफगानिस्तान को अप्रोच करना है, इन्हीं के रिल्म से करना है, इन्हीं के सराउंड से करना है। तो उसी के हिसाब से आज की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। और चीन और पाकिस्तान दे विल बी वो 30 साल पहले भी पाकिस्तान से रिलेशन हमारे जैसे थे, अगले 30 साल भी वैसे ही रहेंगे, वो बदलने वाला नहीं है। तो आज के मॉडल में जो भी गेम प्लान बन रहे हैं यहाँ पे, वो अमेरिका के साथ ही बनेगा तालिबान को कंटेन करने के लिए। ठीक है, मैं सीधे सविता के पास चलता हूँ। और सविता, मेरे कई सारे रिपब्लिकन दोस्त हैं जो ह्यूस्टन में बने, उससे पहले कई इलेक्शंस में बने। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो बार बार ये कहते हैं कि भाई ये तो प्रो लेफ्ट है, ये प्रो चाइना है। क्या अमेरिका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते नेशनल इंटरेस्ट भुला देगा? मुझे तो इसकी संभावना न के बराबर लगती है। दीपक, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से एक जो पब्लिक सेंटिमेंट है अमेरिका में, उनको ये समझ आने लगी है, जो एक रेटरिक स्ट्रांग हो गई थी ट्रम्प के टाइम पे कि एक एंटी चाइना रेटरिक है, वो ज़्यादातर अमेरिकन आम जनता फॉरेन पॉलिसी में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। जितने वेल इन्फॉर्म्ड इंडियन आम लोग हैं उतने वेल इन्फॉर्म्ड ऑर्डिनरी अमेरिकन्स नहीं होते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो समझ चुका है कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर है, चाहे आप उसे लेफ्टिस्ट माने, एक आइडियोलॉजी डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स की अलग माने, लेकिन बाइडेन का स्टैंस अभी तक चाइना का पे जनवरी से लेके अभी तक सेम है जो ट्रम्प का था। उन्होंने कोई सैंक्शंस कम नहीं किए हैं। 2001 के बाद से थोड़ा थोड़ा यूएस ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया साउथ चाइना सी में। जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी 2 दशकों में और पावरफुल होती गई, वो समझ गए कि ये जो ट्रेड रूट्स हैं, जो फ्री फ्लोइंग ट्रेड रूट्स हैं जिनसे चाइना को फायदा हो रहा है, जिसमें 70% से ज़्यादा वर्ल्ड की ट्रेड शिप्स क्रॉस करती हैं, उस पर कोई ना कोई पावर बैलेंस होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है इस क्वाड में जिसपे कभी कोई अटैक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 100 साल में अमेरिका की हर जंग में साथ दिया है, अमेरिका और यूके की। और इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो क्वाड में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है, बाकी तीनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। तो इंडिया की भी एक क्वाड में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है। अमेरिका की भी क्वाड में इकोनॉमिक से लेके अब एक डिफेंस इंटरेस्ट भी है। अमेरिका फॉर इंस्टेंस इंडिया को कन्विंस करना चाहता है कि अंडमान निकोबार में कोई ना कोई बेस उनको यूज करने दे फ्लाइट्स के लिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इंडिया भी एक तरह से अमेरिका को एक 1-on-1 रिलेशनशिप मेंटेन भी करना चाहता है, लेकिन सिर्फ उससे भी नहीं, वो फ्रांस और रशिया के साथ भी अपने डिफेंस टाइज बैलेंस करना चाहता है। तो क्वाड में बहुत अमेरिका की और इंडिया की इंटरेस्ट ओवरलैप करती हैं और इंडिया को बहुत सारी और चीज़ें बैलेंस करते हुए देखनी है। लेकिन रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में जो इलेक्शन के टाइम में जो सीजन होता है इलेक्शंस का, उसमें जो डिफरेंस है वो फॉरेन पॉलिसी में नहीं जाहिर हो रहा है। दीपक जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में डिफरेंस नहीं जाहिर होगा? इंडिया के 2 बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनके कहीं भी रिलेशनशिप आज मोदी जी ने 7-8 साल में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका के साथ किए हैं, चाहे वो 3 राष्ट्रीय प्रेसिडेंट और अभी बाइडेन साहब के साथ में है, तो भी आज एक रिलेशन वो पेड़ लगाते हैं तो भी 5 साल फल देने में लगता है। तो वैसा ही है कि आज फल देने का टाइम आ गया है। अमेरिका को अब इंडिया के इंटरेस्ट समझ में आने लगी है। स्पेशली आज बोलते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेस। आज अफगानिस्तान में ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार होने के बावजूद में अमेरिका को समझ में आया कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इंडिया की बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। यहाँ से अमेरिका को अगर चाइना से कम्पीट करना है या किसी भी वर्ल्ड रशिया से और चाइना से या कहीं भी कम्पिटिशन में आना है, तो उसको इंडिया की एक सख्त जरूरत है। इंडिया के पास नॉट ओनली पावर है, एक पॉपुलेशन भी है जो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ठीक
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। लेकिन हमारी खास कवरेज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मीटिंग पर लगातार जारी है। फिलहाल एक ब्रेक।